मिडिल ईस्ट का क्राइसिस डेडली होता चला जा रहा है और अब तो यूएसए ने भी इजराइल और ईरान के वॉर को ज्वाइन कर लिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग करके। सो इन हाइटेंड टेंशंस के बीच में ईरान की पार्लियामेंट में रिपोर्टेडली एक बिल इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है जिसका पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव होगा कि ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ किया जाए। ईरान ने एनपीटी को 1970 में रेटिफाई किया था, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के 9 साल पहले। सो अगर ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से खुद को विड्रॉ करता है तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, एनपीटी है क्या, इस ट्रीटी का बैकग्राउंड क्या है, वर्ल्ड में कैसे न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत हुई एंड इंडिया का क्या स्टांस है एनपीटी पर, इन सब एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में हम समझेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड कंफ्यूज हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर तो आप अपने सभी डाउट्स फ्री 1-to-1 मेंटरशिप में फिल कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को प्रिवेंट करना और न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो सके, इसमें कोऑपरेशन को प्रमोट करना एंड इवेंचुअली कंप्लीट डिसआर्मामेंट अचीव करना। एनपीटी 1968 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी एंड 1970 में फोर्स में आई थी। 11th में 1995 एनपीटी को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया था। एनपीटी को टोटल 191 कंट्रीज ने साइन किया है बट इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है एंड नॉर्थ कोरिया ने 1985 में एनपीटी को साइन किया था पर 2003 में एनपीटी से खुद को विड्रॉ कर लिया था आफ्टर इट वाज फाउंड टू हैव बिल्ट एन एनरिचमेंट प्रोग्राम। नॉन प्रोलिफरेशन का गोल फर्दर हो एंड कंट्रीज में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, इस वजह से एनपीटी में सेफ गार्ड सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की है एंड ये जो सेफ गार्ड्स हैं वो कंप्लायंस को वेरीफाई करते हैं थ्रू इंस्पेक्शंस कंडक्टेड बाय द IAEA। एनपीटी न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करने के साथ साथ सभी कंट्रीज को इक्वल एक्सेस मिल सके इस टेक्नोलॉजी का ये भी ध्यान रखता है एंड जो सेफगार्ड्स एस्टैब्लिश किए गए हैं उनका ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डाइवर्ट ना किया जाए फॉर वेपन यूज। तो एनपीटी है क्या ये हमने समझा, बट एनपीटी के आने का बैकग्राउंड वो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस है। सो अब समझेंगे न्यूक्लियर आर्म्स रेस की बिगिनिंग कैसे हुई। न्यूक्लियर आर्म्स रेस सुपर पावर्स के बीच इनिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले शुरू हो गई थी। 1938 में काइसर विलियम इंस्टीट्यूट में एटम्स को स्प्लिट किया गया एंड ये जो सक्सेसफुल स्प्लिटिंग थी एटम्स की उसने न्यूक्लियर फिजन को अमाउंट किया। अब जर्मनी में ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ये मोस्टली जूस साइंटिस्ट की टीम कर रही थी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में जब स्टार्ट हुआ तो जर्मनी में एंटीसेमिटिज्म मतलब ज्यूज के अगेंस्ट हेट ये अपने पीक पर पहुंच चुका था। सो इस वजह से मोस्टली जूज साइंटिस्ट जर्मनी से माइग्रेट करके यूएसए पहुंचते हैं जिनको वहां वेलकम भी बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है और ये साइंटिस्ट अमेरिकन मिलिट्री एंड अथॉरिटीज को इन सब रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताते हैं जो जर्मनी में हो रहा था। ये वाइड स्प्रेड एप्रीहेंशन था कि जर्मनी सबसे पहला देश बन सकता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोड्यूस कर ले क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ एटम की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। एटम की सीक्रेट पावर का अनलॉक होना कितना सिग्निफिकेंस रखता है ये एल्बर्ट आइंस्टीन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता था क्योंकि रेफ्यूजी साइंटिस्ट जो जर्मनी से यूएसए गए थे उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे एंड आइंस्टीन उस वक्त के यूएसए प्रेसिडेंट को वॉर्न भी करते हैं। अब इस सोच में कि जर्मनी कहीं पहले न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना दे, देन यूएसए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट न्यूक्लियर बॉम्ब पहले हम बनाएंगे इस रेस की शुरुआत कर देते हैं। रूजवेल्ट कमीशन करते हैं टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्टिंग तब अराउंड $2 बिलियन थी। द बिगेस्ट साइंटिफिक एफर्ट जिसका ऑब्जेक्टिव था एटॉमिक बॉम्ब कंस्ट्रक्ट करना, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। सो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, हर्बर्ट यॉर्क, एडवर्ड टेलर, हैंस बेथ एंड दूसरे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस फर्स्ट 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये जो 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने इसमें पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ 16 जुलाई 1945 को एंड इसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी टेस्ट के सक्सेस होने के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब का बर्थ हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में एंड न्यूक्लियर एज की शुरुआत हो गई। ये जो आर्म्स रेस की शुरुआत होने वाली थी इसको लेकर कई साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स कंसर्न भी थे लाइक नील्स बोर द फेमस डैनिश फिजिसिस्ट। उन्होंने यूएसए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा जहां पे मेंशन किया गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी एक अनपैरेलल्ड पावर की तरह है जो फ्यूचर वॉरफेयर को पूरी तरह से बदल देगा। कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी कहा कि यूएसए को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सोवियत यूनियन को भी दे देनी चाहिए सो दैट आर्म्स रेस ना शुरू हो, बट इन सब एडवाइजेस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का लार्जर ऑब्जेक्टिव जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट था। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्बिंग्स होती है एंड जिसके कुछ दिनों बाद ही जापान सरेंडर कर देता है। उधर जर्मनी की भी सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हिटलर सुसाइड करता है, जर्मनी भी हारता है एंड इवेंचुअली डिवास्टेटिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो जाती है, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। अब यूएसए के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स थे, सोवियत यूनियन के पास नहीं थे एंड यहां आता है यूएसएसआर में सिक्योरिटी डिलेमा कि सोवियत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू काउंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड 29 अगस्त 1949 सोवियत यूनियन अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करता है अंडर अ कोड नेम
फर्स्ट लाइटनिंग, एंड दूसरी कंट्री बनता है जिसने न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली टेस्ट एंड डेवलप कर लिए। एंड इसी के साथ डेडली न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है। सोवियत के बाद 3 अक्टूबर 1952 यूनाइटेड किंगडम न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता है। फिर इसी साल मींस 1 नवंबर 1952 यूएसए पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करता है। देन 13 फरवरी 1960 फ्रांस न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता है एंड 16 अक्टूबर 1964 चाइना अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। सो एक के बाद एक कंट्रीज में रेस लग गई कि कौन कब न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट और डेवलप करेगा, सो दैट पावर बैलेंस बना रहे। अब जब ये न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हुई तब ये रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ कि ऐसे तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा एंड कहीं कोई कंट्री में कुछ इशू हुआ तो पता लगा न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज हो जाए। सो इस रियलाइजेशन के साथ अमेरिकन पॉलिसी में चेंजेस आते हैं। 1953 में यूएसए एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट करता है, जिसके अंडर यूएसए, सोवियत और दूसरी कंट्रीज फिजाइल मटेरियल्स कंट्रीब्यूट करेंगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन मटेरियल्स के स्टोरेज एंड सिक्योरिटी का। हालांकि एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा एंड सो फिर सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसके अकॉर्डिंग कुछ रोल स्पेसिफाई किए गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज की डिजाइन का रिव्यू, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ सेफ गार्डेड फैसिलिटीज टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द अग्रीमेंट। ये जो इंटरनेशनल सेफ गार्ड थे ये 2 फेजेस में थे। पहला प्री एनपीटी जिसमें फोकस इंडिविजुअल कंट्रीज पर था एंड दूसरा एनपीटी आने के बाद जिसमें यूनिवर्सल नॉर्म्स बना दिए गए। एंड फिर 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सिग्नेचर के लिए ओपन होती है टू प्रिवेंट दिस मैड रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखिए एनपीटी में सिग्नेटरीज कंट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली वो कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन रख सकती हैं डिस्पाइट साइनिंग दी एनपीटी, एंड ये डिसाइड एक रैंडम कट ऑफ डेट से किया गया विच इज 1 जनवरी 1967। और दूसरी वो कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकती हैं। अब एनपीटी के डेट के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं, विच आर यूएसए, सोवियत यूनियन, नाउ रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, क्योंकि ये सभी कंट्रीज 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर चुके थे। सो इंडिया का स्टांस ये है कि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड बाकियों के पास नहीं है। अगर न्यूक्लियर रेस को रोकना है तो कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए एंड इंडिया तब तक एनपीटी साइन नहीं करेगा जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन एनपीटी से रिमूव नहीं होगा। सो ये मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है, क्योंकि अगर इंडिया एनपीटी साइन करेगा तो भारत को अपने सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करनी होंगी एंड इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चाइना के पास तो तब भी न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे ही। सो भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, चाइना के पास हो, ये इंडिया की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। दैट्स व्हाई इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। बट बावजूद इसके इंडिया की एक प्रॉपर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उस वजह से यूएस, जापान जैसी कंट्रीज के साथ इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी हुई है। सो ये था इंडिया का स्टांस ऑन एनपीटी। और अब समझते हैं कि ईरान अगर एनपीटी से विड्रॉ करता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा वर्ल्ड पर और इंडिया पर भी। What happens if Iran leaves the non-proliferation treaty? ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी 1970 से है, लेकिन रिसेंटली ही IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने यह हाईलाइट किया कि ईरान ने अपने नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस को ब्रीच किया है। 2019 से ईरान की साइड से कोऑपरेशन में कमी है। जो अनडिस्क्लोज्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं या अनडिस्क्लोज्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, इस पर ईरान प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। सो ईरान अगर एग्जिट करता है एनपीटी से तो 2 मेजर कंसर्न है। पहला यह है कि ईरान IAEA के रेगुलर इंस्पेक्शन से पूरी तरह से आउट हो जाएगा एंड जिससे फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। एंड दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ईरान को देखकर दूसरी कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी साइन किया हुआ है उनके अंदर भी न्यूक्लियर एम्बिशंस आने लगेंगे, कोऑपरेशन वीक होने लगेगा एंड न्यूक्लियर आर्म्स की रेस बढ़ जाएगी। ईरान अगर एनपीटी से विड्रॉ करता है तो इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। ईरान अगर एग्जिट करता है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनहांस करता है तो वेस्टर्न सैंक्शंस और इंपोज होंगे ईरान पर। ईरान का कंप्लीट आइसोलेशन का इंपैक्ट भारत के एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है, विच इज दी चाबहार पोर्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना बाई पासिंग पाकिस्तान। दूसरा ऑयल क्राइसिस, जिसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो हैम्पर हो सकती है। फिर इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी को लाइन करना होगा। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज, इजराइल, ईरान सभी के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को टारगेट कर रहा है। सो ऐसे में वेस्ट चाहेगा कि इंडिया प्रॉपरली इस एस्पेक्ट पर वेस्ट के साथ अलाइन करे। और ये और भी चैलेंजिंग है क्योंकि ईरान इस वक्त चाइना से क्लोज हो रहा है। ईरान और चाइना मल्टीपल पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बीट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। एंड ईरान अगर एग्जिट किया तो मिडिल ईस्ट में जो और कंट्रीज हैं जैसे टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वो भी इनकरेज हो सकते हैं टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। सो इस एग्जिट से न्यूक्लियर आर्म्स रेस सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसका डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
एंड अभी जैसे डायनामिक्स मिडिल ईस्ट में चेंज हो रहे हैं उसका रिजल्ट ये है कि कुछ भी गारंटी नहीं है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, बट ये बात फैक्ट है कि सीरियस कंसर्न्स आएंगे अगर ईरान एनपीटी से विड्रॉ करता है तो। सो ये था पूरा डिटेल वीडियो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर। आई होप आपको सारे बैकग्राउंड इवेंट्स क्लियर हुए होंगे। सो विद दिस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।